वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी विजयों का वर्णन या उपलब्धियों का वर्णन। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है, उसके हिस्ट्री में जो प्राचीन इतिहास वाली बुक है उसके अंतर्गत ये वाला टॉपिक है। और यदि ये क्वेश्चन आता है कि मौर्यों की जो विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की, उसका वर्णन कीजिए, तो बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है जो 20 नंबर को टच करता है। तो आज देखेंगे हम सबसे पहले मौर्य कौन थे। मौर्यों की जैसी बात आती है तो जो मौर्य होंगे, कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा वही मौर्य होंगे, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सबसे पहले जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दो मत प्रचलित हैं, जिनमें पहला मत तो यह आता है कि वह शूद्र था। क्या था? शूद्र जाति का था। और जो दूसरा मत आता है निकलकर, वो आता है कि वह क्षत्रिय जाति का था। कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का ऐतिहासिक सम्राट था, लेकिन इसके जीवन के बारे में और ये किस जाति का था इस बारे में विद्वानों में आज भी मतभेद है और बहुत कम जानकारी है वो हमारे पास में अवेलेबल है या उपलब्ध है। ठीक है, तो पहली बात करें कि वह शूद्र जाति का था। तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का या फिर शूद्र बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, जिसके लेखक हैं विशाखादत्त। इसके अंतर्गत भी, और उसको कौन सी जाति का बताया गया? शूद्र जाति का। मुद्रा राक्षस के अंतर्गत चंद्रगुप्त के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बिरसल। और इस बिरसल शब्द का अर्थ भी क्या बताया जाता है कि वह शूद्र था। तो पहले वाले पॉइंट में आपकी वह शूद्र था, इसमें 4-5 जानकारी ऐड कर सकते हो कि शूद्र होने के मत कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय वंश से होने के साक्ष्य हैं वो हैं बौद्ध ग्रंथ। जितने भी बौद्ध ग्रंथ हुए, क्या लिख दीजिए? क्षत्रिय। ठीक है, तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को और क्षत्रिय वंश का बताया। कौन से वंश का बताया? क्षत्रिय वंश का, क्षत्रिय कुल का। दूसरी बात करें कि जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अंतर्गत और अशोक और बिंदुसार, इनको क्या बताया गया है? इनको भी क्षत्रिय बताया गया है। अब चूंकि क्षत्रिय के वंशज होते हैं वो क्षत्रिय होंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य खुद क्षत्रिय नहीं था तो अशोक और बिंदुसार कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं? तो ये मत है, ये सर्वप्रमाणित माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों वाला मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? क्षत्रिय था। एक दूसरा रीजन ये भी हो जाता है क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों से प्राचीन है और उनसे अधिक प्रमाणिकता वाले हैं, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक ये भी हो जाता है कि फिर वो क्षत्रिय था। एक पॉइंट और आता है, चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, ये भी चाणक्य के नाम है, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। इसने कहा था कि उच्च कुल में जन्मा हुआ यदि निर्बल राजा है, उच्च कुल के अंतर्गत, और यदि कोई निर्बल राजा जन्म लेता है, निर्बल, ठीक है, वो निम्न जाति के और प्रबल राजा से, निम्न जाति के प्रबल राजा से श्रेष्ठ ही होता है। कहने का मतलब चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को और राजा बनाया था, कह सकते हैं शासक बनाया था। चाणक्य खुद कूटनीतिज्ञ था, है ना, और यदि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं होता तो वह इसको राजा नहीं बनाता, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो दो पॉइंट हो गया हमारे पास में, पहला कि वो शूद्र था और दूसरा कि वो क्षत्रिय था। दोनों के बारे में आपको मैंने जो इतिहास के स्रोत हैं वो प्रस्तुत किए हैं कि क्षत्रिय वाले में बौद्ध ग्रंथ हैं और शूद्र वाले में देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसकी विजय के बारे में। तो सर्वप्रथम आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का और जो शासन काल है वो 322 से 297 ईसा पूर्व, ठीक है, ना कि ईसवी सन, ईसा पूर्व, ये इसका शासन काल है। इसके बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है, चंद्रगुप्त, ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश की और राजा थे, जो राजा नंद था उसकी एक पुत्री थी, उपपत्नी थी, जिसका नाम था मुरा। और मुरा से उत्पन्न होने के कारण चंद्रगुप्त और इनको क्या कहा जाता है कि वंशजों को मौर्य कहा जाता है। जबकि इस मत का खंडन भी किया जाता है कि मुरा से मौर्य नहीं, मौर्य शब्द बनेगा, मौर्य शब्द बनेगा। तो इसको एक कल्पना भी कहा जाता है कि मुरा से मौर्य नहीं बना, ऐसा ही नहीं है। जबकि ये भी कहा जाता है कि नंद वंश की जो उपपत्नी थी मुरा, उससे किस वंश की उत्पत्ति हुई है? मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। चंद्रगुप्त के बारे में और बात करें तो चंद्रगुप्त के जो समकालीन लेखक थे उन्होंने इसको एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, ठीक है, सेंड्रोकोट्स, इन दो नामों की उपाधि दी है। इस चंद्रगुप्त के बारे में नॉर्मल विवरण है जो आपको यदि क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके पहले भूमिका में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य कौन थे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो कुछ ज्यादा खास नहीं था, कठिनाइयों में जीवन बीता था इसका। और फिर दोनों वंश से आपको कौन कौन से, शूद्र जाति का था या फिर क्षत्रिय जाति का था। तो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। इतिहास की बात करें तो लिख सकते हैं हम जस्टिन, ठीक है, एरियन, ऐसे एक दो के नाम ले सकते हो जिन्होंने उपाधि दी है, ठीक है, ये यूनानी लेखक थे। अब सीधे हमने इसका परिचय देख लिया, सीधे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में बात करते हैं।
विजयों के मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बना रखे हैं, आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो मैं आपको बताता हूँ वो केवल और केवल आपको समझना है। पहला पॉइंट बना हुआ है मैंने मगध पर विजय। मैंने आपको बताया था मगध पर नंद वंश का शासन था, ठीक है, और नंद वंश द्वारा किसका अपमान किया गया था? चाणक्य का। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के द्वारा ही, या विष्णुगुप्त कौटिल्य इसके जो उपनाम है, चाणक्य के द्वारा ही और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों पर विजय पाई थी। किस पर विजय पाई थी? नंदों पर या नंद वंश पर विजय पाई थी, है ना। और नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, ठीक है। घनानंद को हराकर और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्यों का शासन किया था, या फिर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है किसी को, भारत का फर्स्ट ऐतिहासिक सम्राट, ठीक है। तो वो किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर होगा, मगध पर विजय। मौर्य वंश सॉरी नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। उनको चाणक्य की सहायता से हराया, क्योंकि चाणक्य का अपमान किया था नंद वंश ने, इसलिए चाणक्य अपना बदला लेना चाहता था, और उसने किसका प्रयोग किया इसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रयोग किया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, पंजाब और सिंध पर विजय। आपको पता हो सिकंदर जो यूनानी शासक था, सिकंदर, और इसने जब भारत पर आक्रमण किया था पश्चिमी साइड से, तो भारत के जो लोग थे या भारत के जनता थे या फिर भारतीय थे, ठीक है, भारतीयों में और बहुत ज्यादा आक्रोश था सिकंदर के प्रति या फिर यूनानियों के प्रति, आक्रोश था इनके अंदर, ठीक है। अब इस आक्रोश का फायदा उठाया चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त इन दोनों ने इस आक्रोश का फायदा उठाया। हालांकि जब ये भारतीयों में पहले से आक्रोश था सिकंदर या फिर यूनानियों के प्रति, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इजीली बहुत आसानी से उन्होंने एक सेना तैयार की, ठीक है। और पश्चिम में दो नदियां थी, झेलम झेलम और सिंधु, ठीक है। यहां तक अपने साम्राज्य का था वो विस्तार कर दिया था इन्होंने, झेलम और सिंधु तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेकंड वाला पॉइंट हो गया हमको, पंजाब और सिंध पर विजय कैसे पाई? क्योंकि यूनानी शासकों के प्रति या यूनानी लोगों के प्रति या फिर सिकंदर के प्रति भारतीयों में आक्रोश था, क्योंकि सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो बहुत निर्दयता की थी, बहुत क्रूरता की थी भारतीयों के साथ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य इनका साथ दिया। यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, लोकल है ना, उन्होंने भी किसका साथ दिया? चंद्रगुप्त का साथ दिया, और पंजाब और सिंध फतेह किया, ठीक है। अगली बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट के अंतर्गत, वो है सैल्यूकस पर विजय। सैल्यूकस पर विजय, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, यूनानी शासक कौन था? सिकंदर, ठीक है, सिकंदर, और सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु के बाद में, और एक तो सैल्यूकस सैल्यूकस और एक था एंटीगोनस एंटीगोनस, ये दो सेनापति थे सिकंदर के, सैल्यूकस और एंटीगोनस। दोनों में सिकंदर की मृत्यु के बाद में, है ना, और राज्य को लेकर, है ना, या फिर राजा बनने को लेकर या शासक बनने को लेकर दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें एंटीगोनस है वो हार जाता है, और सैल्यूकस है वो राजा बनता है या शासक बनता है, और निकेटर की उपाधि धारण करता है, तब इसका नाम पड़ता है सैल्यूकस निकेटर। और निकेटर का अर्थ होता है विजयी। क्या अर्थ होता है? विजयी। तो सैल्यूकस निकेटर यहाँ का राजा बन गया, ठीक है। अब सैल्यूकस निकेटर जब एंटीगोनस को हराकर यूनान का राजा बन जाता है, तो उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और इस आक्रमण की योजना का पता जब चंद्रगुप्त और चाणक्य को पता चलता है, तो वो भी सेना लेकर और युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। हालांकि ये जो सैल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध था, ये कब कहां हुआ इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है हमारे पास में। तो निकेटर और सैल्यूकस के बीच, सैल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सैल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। हार के बाद में इन्होंने एक संधि की थी, और उस संधि की शर्तें क्या क्या थी? एक दो शर्तें आपको याद होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये थी कि पश्चिम में जो काबुल और बलूचिस्तान ये दो प्रदेश है ना, इसके आसपास तक का जो क्षेत्र है वो किसको दे दी जाए? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाएगा काबुल। इसके बदले में और 1000 या फिर 1500, है ना, ये हाथियों की संख्या कंफर्म नहीं है, इतने हाथी चंद्रगुप्त मौर्य किसको देगा? सैल्यूकस को। किसको देगा? सैल्यूकस को। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कहा था कि ये जो संधि हुई है इसको स्थायी बनाने के लिए या फिर और मजबूती प्रदान करने के लिए तुम अपनी पुत्री, उसका पुत्री का नाम था हेलना, किसकी पुत्री थी? सैल्यूकस निकेटर की, ठीक है। तो सैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलना की शादी किसके साथ में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की थी, है ना। ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कह सकते हैं, कहने का मतलब देश से बाहर शादी पहली बार किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। इसके बाद में सैल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर और किसको भेजा था? मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका नामक, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया आपका, सॉरी तीसरा, सैल्यूकस पर विजय। अगली बात करते हैं नेपाल पर विजय। देखिए अगली बात करेंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बाद के शासक हैं, जिनके अंतर्गत बिंदुसार है, अशोक है, इनके बारे में देखते हैं तो इनका जो राज्य का विस्तार है वो कहां तक पाया जाता है? हमें नेपाल तक पाया जाता है। अशोक का साम्राज्य विस्तार देखते हैं तो भी नेपाल तक पाया जाता है। क्योंकि अशोक ने और बिंदुसार ने नेपाल के लिए कोई संघर्ष नहीं किया या इसको अधिकार में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं किया, तो इसका मतलब नेपाल किसने विजित किया होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो ये भी कहा जाता है कि नेपाल पर भी किसने विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगली बात करूं मैं आपसे, अन्य विजय एक पॉइंट आउट डाल सकते हैं जिसके अंदर था बंगाल और दक्षिण, है ना, दक्षिण भारत। इन विजयों का श्रेय भी किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की 5 उपलब्धियां थी या फिर 5 विजय थी, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी जाति का, तो इसके बारे में 2 मत प्रचलित हैं, जिनमें पहला मत है वो है शूद्र। क्या वह शूद्र था? इसकी उत्पत्ति करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि विशाखादत्त रचित जो मुद्रा राक्षस है उसके अंतर्गत बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ शूद्र होता है। तो पहला वाला तो ये हो गया, शूद्र जाति का था। सेकंड बात करता हूं तो क्या वह क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के बारे में बताते हैं हमें बौद्ध ग्रंथ है जो, और बौद्ध ग्रंथ चूंकि ब्राह्मण ग्रंथों से प्राचीन है तो वो प्रामाणिकता वाले भी हैं। फिर चाणक्य का मत भी आता है। चाणक्य ने कहा था कि ऊंचे कुल का जो निर्बल राजा होता है वो भी निम्न कुल के श्रेष्ठ राजा से, सॉरी, प्रबल राजा से श्रेष्ठ होता है। ये चीजें हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का थोड़ा सा जीवन देखा था, 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 तक उसका शासनकाल रहा है। फिर उसके बारे में हमने देखा कि नंद वंश के राजा किसको हराया था, घनानंद को हराया था, तब मौर्य वंश की स्थापना की थी। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। इसके बाद में और बात करें, फिर हमने वो उपपत्नी देखी थी नंद वंश की जिसका नाम मुरा था, और उससे संशोधित होने के बाद में क्या बना, मौर्य। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये गलत है, क्योंकि जब मुरा का और मौर्य में रूपांतरण होगा तो मौर्य ने बनकर मौर्य बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत। फिर हमने प्रमुख उपलब्धियां देखी थी, जिनमें मगध पर विजय, पंजाब और सिंध पर विजय, सेल्यूकस निकेटर पर विजय, नेपाल पर विजय, अन्य विजय। मगध वाली बता दी मैंने आपको, नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। पंजाब और सिंध जो सिकंदर ने आक्रमण किया था उससे भारतीय विरोध था, तो इन्होंने उसके विपरीत सेना बनाकर पंजाब और सिंध पर विजय प्राप्त की। सेल्यूकस वाला बता दिया, सिकंदर की जैसी मृत्यु हुई तो सेल्यूकस और एंटीगोनस 2 राजदूत थे उसके, सॉरी, सेनापति थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस जीता। फिर इसने भारत पर आक्रमण किया। जैसे भारत के आक्रमण की सूचना चंद्रगुप्त मौर्य को लगी, उसने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, इसको हराया, और फिर संधि की। उस संधि के अंतर्गत 3 शर्तें रखी गई। 3 शर्तों में पहली शर्त तो ये थी जो काबुल और बलूचिस्तान तक का क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। सेकंड शर्त इसने ये रखी थी कि 1000 या 1500 हाथी किसको दे देंगे, इस संधि के तहत सेल्यूकस को हाथी देने होंगे, ठीक है। इस संधि को स्थायी बनाने के लिए थर्ड शर्त ये लगी गई थी, सेल्यूकस निकेटर हेलेना की शादी करेगा चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। इसके बाद में बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भेजा था, जो कि शायद 302 से और 297 तक 5 वर्ष लगभग भारत में रुका है, ठीक है। नेपाल पर